स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल। ठीक भाई चल। सर्कल की डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखने जा रहे हैं। एक सर्कुलर पाथ होता है, ऐसे सभी पॉइंट का लोकस जिनकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उस लोकस को हम लोग क्या कहते हैं, उस पाथ को हम लोग क्या, सर्कल कहते हैं। और उस फिक्स पॉइंट को सर्कल का क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। वो जो इक्वल डिस्टेंस आती है उसका क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। ये सब पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका सेंटर, सेंटर को हम ओ से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं। ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं सर्कल के रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे तो मान लीजिए कोई सर्कल लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा सर्कल लिखे हैं तो इसका सिंबल होगा सी। सेंटर अगर ओ है, रेडियस आर है, तो ऐसे लिखा है। कहीं कहीं सिंबॉलिकल वे में इस तरह लिखा जाएगा सी ओ का आर। ओ का मतलब क्या है, अब ये कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब एक ऐसा सर्कल लिखे हैं सी जिसका सेंटर ओ है, रेडियस क्या है उसका, ये बताने की कोशिश। ओके ठीक है। अब इस सर्कल में हमें क्या क्या जानना है। पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। अगर कोई सेक्टर बन रहा है तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ तो आपको आना ही चाहिए, तो भी हम देखेंगे अभी। इसके साथ साथ और जो चीज़ आपको आना चाहिए, अब इसमें टेंजेंट की भाई रूल, कॉर्ड का भी अपना कुछ है कॉन्सेप्ट, डायमीटर क्या होता है ना, सिकेंट क्या होता है, और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और आ जाए फिर स्टार्ट करें। अब बताओ, अगर सर्कल का रेडियस आर है तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, जल्दी से बता दो हमें। सर्कमफ्रेंस इसका हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू हो जाएगा, किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये होता है 2 पाई आर। इसमें कोई दिक्कत, ये सब जानते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। इसका एरिया क्या होगा जरा बताना, स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्त, ये भी ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी सेक्टर की हम बात करें तो, सेक्टर की बात करें तो मान लीजिए पूरा सर्कल ना लेकर हमने क्या किया, अब सर्कल का कुछ पार्ट ले ले रहे हैं मान लीजिए। अब इस सेक्टर का हम एरिया की बात करें तो ये जो बन गया ए ओ बी, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। इस पूरे पोर्शन के एरिया की बात हो रही दोस्त, ये पूरा जो बन गया यहाँ, अगर यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा होता, यहाँ एंगल कितना बना रहा है सेक्टर, सेंटर पे थीटा, इसका एरिया का क्या फार्मूला होगा, पूरे सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर की जब एरिया की बात करेंगे, यहाँ एंगल अगर थीटा बना रहा होगा तो क्या होगा दोस्त बता, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा यहाँ 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 360 डिग्री। अगर यहाँ एंगल थीटा बना रहा है सेक्टर हमारा तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। सेक्टर का मतलब ये पूरा एरिया आ गया, थीटा एंगल अगर बन रहा है तो समझ मारी हमारी बात। अगर एंगल नहीं बन रहा है, पूरा कंप्लीट सर्कल की बात करेंगे तो केवल क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें सेक्टर में क्या हो सकता है, कभी कभी सेमी सर्कल हो सकता है, कभी सेमी सर्कल हो सकता है, कभी क्वार्टर हो सकता है, इसका कोई भी पार्ट हो सकता है कि नहीं, अभी समझना इसमें देखो क्या है। अब मान लीजिए केवल सर्कल का ये वाला पार्ट दिया होता, ये इतना दिया है, हाफ सेमी सर्कल दिया, हाफ सर्कल दिया है, इसका एरिया क्या होगा जरा बताना। पहले ये फार्मूला देख लो बेटा, ये फार्मूला लिख लो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, पर देख लो। सेंटर इसका क्या है, ओ है, रेडियस इसका क्या है, आर है। इसके एरिया की बात करें तो एक तो सीधे ही दिख रहा है, ये सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल है कि नहीं, ये सेमी सर्कल का मतलब क्या है भाई, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल है। सेमी सर्कल का इस एरिया क्या होगा, पूरे का क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। तो हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ पाई आर सर्कल है। अगर हम इसके बात करें सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका, या पेरीमीटर इसका क्या होगा। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो कितना होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इसकी इस पाथ की टोटल लेंथ कितनी आएगी देखो।
अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करते हैं टोटल 2 पाई आर होता है। सर्कल का हाफ हो गया तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होगी हमारी, हाफ पाई आर होगा सिर्फ। लेकिन जब मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो इस बाउंड्री को भी तो ऐड करेंगे। तो देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया तुम्हारा, पाई आर हो गया दोस्त। ये यहाँ से यहाँ तक आर है और ये भी आर है, तो टोटल इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2r और क्या हो जाएगा प्लस पाई आर। पाई आर तो पूरा ये कर्व वाले पोर्शन का हो गया और r प्लस आर इस स्ट्रेट लाइन का हो गया जो डायमीटर है हमारा। अब इसमें चाहो तो r कॉमन कर लो, और कॉमन कर लेंगे तो 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये पेरीमीटर होगा इसका, इस पोर्शन का। ये रहे हमारी बात। अब देखो इसको समझो, फार्मूले को अगर ढंग से आपने समझ लिया तो किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। सेमी सर्कल हो गया। अगर क्वार्टर हो गया तो सर्कल का, मान लीजिए सेमी सर्कल ना होकर क्या है क्वार्टर है, तो क्वार्टर के केस में, अरे तुम्हारा वाला क्वार्टर नहीं है बेटा, ये कौन सा क्वार्टर समझ रहा है इसको, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है। बात हो रही है मतलब सर्कल के को 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या करें इस तरह से, ये 4 पार्ट इसके बन गए ना, इसका क्वार्टर। तो ये वाला पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है, कोई एक पोर्शन उठा लो यहाँ से यहाँ तक का, जैसे राइट साइड का हमने, ये है क्वार्टर तुम्हारा। क्वार्टर मतलब 1/4, पूरी साइज का कितना है ये 1/4। अब ये एंगल कितने डिग्री के बन रहे होंगे, 90 के बन रहे होंगे सभी, क्योंकि डायमीटर जो भी होते हैं सर्कल की एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे अगर इस तरह से परपेंडिकुलर है तो 90 हमेशा मिलेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन ये 90 डिग्री पे है मान लेंगे, तभी तो क्वार्टर बनेगा। ये सब 90 है, ये भी 90 है, 90। अब क्वार्टर है एक, तो तुम ऐसे जानते हो क्वार्टर है तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर वाले पोर्शन का कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि फोर्थ पार्ट है इसका। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा दोस्त इसका, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना दोस्त। अब ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा, फॉर्मूला कौन सा, देखो फॉर्मूला कौन सा जो अभी बताए थे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, याद है। यहाँ थीटा कितनी डिग्री है 90 डिग्री है, अगर इस थीटा के प्लेस पे हम 90 रखेंगे तो क्या होगा जरा देखना, पाई आर स्क्वायर ये हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा 360, 94 जा दिस होगा, वही तो आएगा सेम, वही कॉन्सेप्ट चलेगा, परेशान नहीं होना। अब हम इसके अगर पेरीमीटर की बात करेंगे, पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है देखो, पूरे सर्कल का अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे मतलब सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे, पूरे सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। अगर थीटा एंगल बना रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ थीटा बाई 360 कर देना। पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर, पूरा सर्कल नहीं है तो क्या कर देना 2 पाई आर थीटा बाई 360। जिस तरह से अगर पूरा सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, लेकिन अगर कोई एंगल दिया है तो किसी सेक्टर का एरिया पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पूरा सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, किसी एंगल पे अगर कोई बन रहा है सेक्टर, जैसे ये बन रहा है, इसका सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर 2 पाई आर थीटा बाई क्या होगा 360, इसका निकालेंगे। अब यहां से देखो तुम, पूरे सर्कल को अगर मैं कंप्लीट करता तो ये होता 2 पाई आर, जबकि ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो जरा बताना 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये वाला जो हमारा आएगा सरकमफ्रेंस, ये कितना आएगा, ये कर्व वाले पोर्शन का कितना आ जाएगा पाई आर बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 पाई आर बाई 4 करेंगे पाई आर बाई 2 आएगा। अब यहां से समझो देखो, एंगल 90 का बन रहा है कि नहीं, एंगल 90 बन रहा है तो यहाँ 90 रखेंगे तो 2 पाई आर, यहाँ लिखेंगे 90 दिस डिवाइडेड बाय व्हाट 360 रखा जाए, कैंसिल करो इसको कितना आएगा 4, अब 2 2 जा पाई आर बाई 2 ही तो आ रहा है। किसी भी तरीके से याद रखो आएगा, बस समझना। लेकिन जब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर में केवल पूरा यही थोड़ी आएगा, बाउंड्री में ये भी तो आएगा ना भैया, ये सेंटर है अगर इसका ये रेडियस है तो टोटल इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा पाई आर बाई 2 और आर प्लस आर बन जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें, नहीं है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना, क्या हो गया हीरो, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े।
कोई भी एंगल दिया हो तो सेक्टर का पेरीमीटर और एरिया निकालना आ गया हमें, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब सेगमेंट की बात करते हैं। कभी कभी सेगमेंट का एरिया पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए, क्या हुआ बाहुबली, ठीक कहते बेटा रेगुलर रहो, भाव से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ हाँ, सेगमेंट का मतलब इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है जिसको हमने शेड किया है, अगर इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे आएगा, तो देखो आप, अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। एक तुम्हें कॉमन फार्मूला बता दे रहे हैं, अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो देखो इसका एरिया कैसे निकालते तुम, अगर एज ए लेमैन तुमसे मैं बात करूं तो इसका फार्मूला, इसका एरिया कैसे निकालते। हम इस सेक्टर के एरिया में से, पूरा सेक्टर तो पूरा हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा कि नहीं। अगर इस पूरे सेक्टर में ओ ए बी जो सेक्टर बन रहा है पूरा यहां से यहां तक के एरिया में से इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दूं तो इस सेगमेंट का ही एरिया आएगा कि नहीं, आएगा ना ये। तो इसका हम कहते हैं कि इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा भैया, ओ ए बी माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा सेगमेंट का एरिया। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, थीटा एंगल अगर बना रहा हो सेंटर पे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस, अगर ट्रायंगल के एरिया की बात करें हम, एक फार्मूला तुम्हें बताता हूं। जैसे एक ट्रायंगल है, बहुत काम का फार्मूला है, देखो बेटा हायर क्लासेस तक काम आएगा ये। ट्रायंगल के एंगल है ए बी सी, अभी तुम आगे पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में, लेकिन तुम्हें अभी बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, अभी मिलेगा तो यूज करना। एंगल ए की साइड वाली, जो एंगल ए के जो सामने वाली साइड है उसकी लेंथ अगर ए है, साइड की लेंथ है मतलब पूरी बीसी की लेंथ ए है। एंगल बी के सामने वाली जो साइड ए सी है इसकी पूरी लेंथ मान लेते हैं क्या है, बी है। एंगल सी के सामने वाली जो साइड ए बी है इसकी पूरी लेंथ मान लेते हैं क्या है, सी है। अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है दोस्त ये समझो। इसका फॉर्मूला होगा क्या क्या, हाफ ऑफ, अगर मैं ए बी ले रहा हूं, मान लो हमने ए बी लिया तो इसके एंगल इसके बीच में कौन सा बन रहा है, ए बी के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, सी, यहां लिखूंगा साइन सी, क्या लिखूंगा, साइन सी। अगर मैं क्या लूंगा, ए सी लूंगा, इसके बीच का एंगल कौन सा है, यहाँ हो जाएगा साइन बी। अगर मैं बी सी लूंगा, तीन के बीच का एंगल क्या है, साइन, क्लियर है। अब इस ट्रायंगल का मुझे लिखना है एरिया ओ ए बी का, और साइड में ये दोनों लेना चाह रहा हूं, ओ ए और ओ बी को, तो हाफ आर इंटू आर, और बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो हाफ हो जाएगा ये आर स्क्वायर साइन, इसे लिखा जाता है इसको 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ फार्मूला हमारा बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस का हाफ ऑफ क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई अपने को, बताओ बोल भाई, समझ में आ गई, फार्मूला आ गया क्या, कैसे लिखा जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे आया, समझ में आया ना, कैसे आ रहा है ये, क्या है लॉजिक इसकी पीछे का। तो सेगमेंट का अगर एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। कोई दिक्कत वाली बात आ जाएगा, क्लियर, डन। तरह से सेगमेंट का आगे बढ़े आप। अब तो एरिया पेरीमीटर की बात हो गई, एरिया पेरीमीटर से अब खाली हो गए, अब आगे आते हैं कुछ सर्कल में और जो चीजें पढ़नी है वो क्या है वो समझते हैं, ठीक है आगे बढ़े। अब सर्कल में क्या होता है, एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब आप समझते हैं, टेंजेंट क्या होता है बताओ दोस्त। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को क्या करता है, इस सिंगल पॉइंट पे टच करके पास आउट होता है दोस्त। इस सर्कल के हम टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट का मतलब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को क्या कर रही है, किसी सिंगल पॉइंट पे टच करके पास आउट हो रही है। कर्व को, कोई सर्कल हो सकता है, कोई भी कर्व हो, उसको केवल एक ही पॉइंट पे टच करके पास हो गई, सिंगल एक पॉइंट टच करके, टच करने का मतलब एक पॉइंट से जाएगा।
इंटरसेक्ट करने का मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन टच करने का मतलब क्या है, केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो जहाँ से टच किया निकल गया। तो अब यहाँ देखो, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अगर मैं इसको पॉइंट को P मानूं, इसको मैं T मानूं, तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी भी कर्व के या सर्कल के किसी सिंगल पॉइंट को टच करके क्या होता है, पास आउट होता है, गुजरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब टेंजेंट को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो पॉइंट P है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या टेंजेंट सर्कल को उस पॉइंट पर टच कर रहा है। यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट है जहां पर सर्कल भी है और क्या है, टेंजेंट भी है। मतलब ये पॉइंट दोनों पे आ रहा है, टेंजेंट पे भी आ रहा है, और टेंजेंट का मतलब बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व या सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके, टच करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, केवल और केवल क्या करेगी, टच करेगी। ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, सर्कल के सेंटर से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया, सर्कल के सेंटर से, सेंटर मान लेते हो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये जो रेडियस है हमारी ना, ये जो रेडियस वाली लाइन है ओपी, ये टेंजेंट के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी दोस्त, 90 डिग्री। क्लियर रखना इसको, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के साथ जो रेडियस वाली लाइन होगी हमारी, उसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये बात क्लियर हुई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो तो बता सकते हो। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक। डायमीटर वगैरह तो पता है ना, रेडियस डायमीटर सब पता है, इसलिए हमने नहीं बताया, ये बताना था। आके सोचिए सर वो नहीं बताया, वो नहीं बताया, ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, या फिर क्या होगा, रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। दोनों तरीके से समझ सकते हैं उस बात को। तो टेंजेंट का मतलब क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, पास हो जाएगी। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनको, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। दिक्कत परेशानी क्लियर है ये बात। अब आगे आ जाओ दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ना सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं जो तुम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बता दे रहे हैं, जो तुम्हारे काम का है, तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा आगे, अभी उसको बताते रहे हैं। अब इसमें समझो, तुम्हारे भी सारे ले रहेंगे, सबको बता देंगे। अब सर्कल है ये मान लो, अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रूविंग नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस अभी, ठीक है। प्रूविंग के लिए हम अलग से देख लेंगे, उसमें बता देंगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट। अब ये है सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर है ओ। एक मान लेते हैं कोई क्या है, कॉर्ड है, मान लेते हैं कोई कॉर्ड है ए बी हमारा, ए बी हमारा कोई क्या है, कॉर्ड है बेटा। अब सर्कल के सेंटर से अगर इस कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, तो ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा या बाइसेक्ट करेगा। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा या क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसको दो तरीके से समझना दोस्त, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये रिमार्केबल पॉइंट है। पहला क्या क्या हो गया कि अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, अगर OP इस परपेंडिकुलर ऑन किस पे हो गया दोस्त, AB हो गया। AB क्या है, अपने अपने कॉर्ड है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि AP इक्वल टू क्या होगा, फिर PB होगा। सर्कल के सेंटर से अगर हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड या बाइसेक्ट करेगा। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बोले या बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। समझ गए हमारी बात, ये है। और दूसरा, अगर सेंटर से कोई लाइन ज्वाइन कर दे हम कॉर्ड पे किसी पॉइंट को, इस तरह से हमने ज्वाइन किया है या इस तरह से वो पॉइंट है यहाँ पर इस कॉर्ड पे कि ये AP इक्वल टू PB है, तो सेंटर से अगर उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा उस कॉर्ड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों को अपोजिट समझना। कैसे, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, अगर पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है तो P को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात समझ में आया, ये कह रहे हैं अगर OP इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, डिवाइड करेगा। दूसरा क्या कह रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, तब कह रहे हैं कि बाइसेक्ट करेगा। दूसरा इसी का जस्ट ऊपर उल्टा कहा जा रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। समझना है हमारी बात, तो इसको बोलेंगे इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट। अगर ये है तो ये है, और ये है तो
में दो सिंबल बनेंगे, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। दोनों चीजें अपने आप में ठीक होंगी। समझ में आएगी? दो तरीके से बात को कहा जा सका। परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेंगे, अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये वाली लाइन। क्या हुआ हीरो? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब अब यहाँ समझो, दो कई चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर हम सेक्टर की बात करें, इसमें बहुत सारे रिमार्केबल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, तुम्हारे काम का भी है। नहीं सोचो कि अभी कि ऐसे ही चल रहा है। अब ये सर्कल है मान लेते हैं कोई, इसके अंदर कोई दो कॉर्ड हैं, कोई भी दो कॉर्ड, दोनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। दो कॉर्ड हैं सर्कल के अंदर और दोनों की लेंथ क्या है, ए बी है, यहाँ पर क्या है मान लेते हैं सी डी, लेकिन ये दोनों लेंथ में क्या है, इक्वल है। तो कॉर्ड ए बी इक्वल टू क्या है हमारा, सी डी है। कॉर्ड जब लिखते हैं ना तो उसके ऊपर एक बार लाइन बनाते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट वे में अगर आप लिखते हैं तो उसके ऊपर एक बार लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो अगर किसी एक सर्कल के अंदर या दो डिफरेंट सर्कल में जिनके रेडियस इक्वल हैं, या दो अलग अलग सर्कल लिए होते, या तो एक कॉन्सेप्ट ये समझो, या तो क्या कर लेते हैं, दो अलग अलग सर्कल ले लेते हैं, लेकिन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। दो अलग अलग सर्कल ले लिए, दोनों का रेडियस सेम है, और उसके अंदर एक एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। जैसे ए बी हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ क्या है सी डी। जो भी सर्कल है दोनों का रेडियस क्या है, यहाँ पर सेम है दोस्त। अलग अलग है सर्कल हमारे, लेकिन रेडियस दोनों का क्या है, सेम है। या तो एक ही सर्कल में दो कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर दिए, दोनों की लेंथ इक्वल है, या सेम सर्कल में, सेम सर्कल का मतलब सेम सिमिलर सर्कल में या कॉन्ग्रुएंट सर्कल में जिनके रेडियस इक्वल हैं, उसमें दो कॉर्ड ड्रॉ किए, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो इन दोनों कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी ना, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। मतलब अगर सर्कल का सेंटर ओ है, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस ओ पी है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर ओ क्यू है, तो ये ओ पी इक्वल टू क्या होगा दोस्त, ओ पी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ओ क्यू होगा। इसका मतलब ये ओ क्यू है दोस्त। अगर दो कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, तो दोनों की सेंटर से, सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस भी हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी, सेम आएगी। समझ में आई हमारी बात? एक ही सर्कल में दोनों कॉर्ड हैं तो ठीक है, दो डिफरेंट सर्कल में हैं, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल हैं, तब भी क्या होगा, सेंटर से उनकी डिस्टेंस जो होगी हमेशा क्या आएगी। बस दिक्कत परेशानी है क्या हुई, आ जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन में इसको कैसे निकाले ना, तो जो पीछे वाला किए हो इसको कैसे निकालते, अगर इनकी मुझे लेंथ निकालनी होती तो कैसे निकालते भाई, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, किसी एक को परपेंडिकुलर मान लेंगे, किसी एक को क्या है, बेस मान लेंगे। भाई इनमें से जो दो दिया रहेगा, दो की हेल्प से तीसरा निकाल लेंगे, और जो हमें निकालना होगा, जैसे मान लो ए बी कॉर्ड की लेंथ हमसे निकालने को कहा गया, कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालने के लिए किया गया, तो हम ए पी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ए पी का डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, भाई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस वाले पार्ट का डबल करूंगा तो पूरा ए बी आ जाएगा कि नहीं, आ ही जाएगा। क्लियर है ना? या तो हमने ये निकाल लिया इधर ज्वाइन करके, या इधर इसको निकाला होता, तो अगर हम इसका डबल कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ पी बी, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, कि दोनों लेंथ आपस में इक्वल है ना। ए पी किसके इक्वल है दोस्त, पी बी के इक्वल है। इसका डबल करेंगे तब भी ए बी मिलेगा, पी बी का डबल करेंगे तब भी ए बी मिलेगा। निकालने का तरीका बता रहे हैं, सीखे रहो, इसको जानो, करोगे तभी, जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप करोगे तो आ जाएंगे, अभी तो जानते रहो कैसे क्या है प्रोसीजर। यहाँ हमने ये समझा कि दो कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस भी उनकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, सेंटर से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हमेशा क्या है, कॉर्ड इक्वल है, ऐसा जरूरी हो सकता है क्या, सेंटर से अगर डिस्टेंस सेम हो तो दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी आपस में, ऐसा जरूरी है क्या, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ भी हो सकती है, इसका कन्वर्स मत लिखना। कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, इज दैट क्लियर, ये क्लियर रखना बस, दूसरा समझना, क्लियर है ना ये, ठीक है दोस्त। अब आओ अगला पॉइंट, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दो कॉर्ड क्या है, इक्वल हैं, एक ही सर्कल में है या दो डिफरेंट सर्कल में हो सकते हैं, मान लीजिए एक ही सर्कल में है,
दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या है दोस्त, इक्वल है। मान लेते हैं ये ए बी है, ये क्या है, लेकिन दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। ये सर्कल का सेंटर है, दो कॉर्ड है किसी सर्कल के अंदर, दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। तो वो दोनों कॉर्ड जो होगा ना सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या है, इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। मतलब अगर ये कॉर्ड ए बी इस सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कॉर्ड सी डी भी क्या करेगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। दो इक्वल कॉर्ड होंगे तो सर्कल के सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। अगर थीटा है तो थीटा लिख दिए, हमने एंगल यहाँ ए माना होता, यहाँ एंगल बी माना होता, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। कितने तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ हमने एंगल एक्स लिखा होता, जहाँ हमने एंगल वाई लिखा होता, तो क्या होता, ये तो लिखने के तरीके हैं ना दोस्त, इसको कितने भी तरीके से लिख सकते हैं। बस ये समझना था कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनके कारण जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी है, देन दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ। इक्वल कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। कोई दिक्कत आएगा ये बात यार, डन, ठीक है ना भैया, ठीक। आगे बढ़े, अब आ जाओ अगले पॉइंट की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को सर्कल के अंदर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कहीं क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट करना मैं नहीं कहा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं क्या है, ए बी है, ए बी है, ये क्या है, मान लेते हैं सी डी है। चलो मान लेते हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं, अगर पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा। इन दोनों का जो सेक्टर है ना, मतलब एपी ए बी का क्या क्या बन रहा है, एपी और क्या बन रहा है दोस्त, एपी और पीबी बन रहा है कि नहीं, और क्या क्या बन रहा है, सीपी एंड पीडी। ये प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे दोस्त, इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना है। दो कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके सेक्टर जो भी बन रहे हैं, जो भी इनके पार्ट बन रहे हैं, ये पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ये पार्ट ए पी और या बना पी बी बना, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पार्ट हमारा सी पी और पी डी बना, इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल आएगा, हमेशा होगा। इसको ध्यान में रखना अपना, ठीक है, डन, क्लियर है ना दोस्त। एक चीज ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये देखो जैसे ये तो टेंजेंट है, दिख रहा है तुम्हें, ये पॉइंट पी है, ये पीटी तुम्हारा एक टेंजेंट है, ये तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, अब यहाँ दो समझो, समझो। अगर इस तरह का दिया है कि एक टेंजेंट है और ये दोनों ड्रॉ किए हैं इस तरह से, ये सेकेंट है, इसको बोलते हैं सीकेंट। एक लाइन ऐसी जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको सीकेंट बोलते हैं। तो ये वाली लाइन एक तरह से हमारी क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। ये टेंजेंट है कि नहीं, ये क्या है, पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को। अब यहाँ समझ गई, बोलिए, ये टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा दोस्त, मतलब ये पीटी का स्क्वायर, ये पी ए और पीबी के प्रोडक्ट के क्या होगा दोस्त, इक्वल होगा। पीए और पीबी के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो पीटी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटू पीबी। हमारी बात, अब मान लो दोनों अगर तुम्हारे इस तरह से सिकेंट वाली लाइन ही दी है, तो मान लो एक भी टेंजेंट नहीं है, दोनों सिकेंट ही दिया है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये दिया है, लिख दे रहे हैं इसको, ये हमने लिख दिया और यहाँ भी ऐसे लिख दिया, ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है। मान लो अगर इस तरह से लिखा होता तो टेंजेंट लिखा ही नहीं। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलेगा। यहाँ क्या चलेगा कॉन्सेप्ट, कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी हो जाएगा।
अगर इस तरह से दिया है तो ये भी हो जाएगा दोस्त। एक टेंजेंट है और एक सिकेंट है, ये चलेगा रिलेशन। दोनों सिकेंट है, रिलेशन। और एक सर्कल के अंदर ही दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी पीछे रिलेशन हमने देखा। हर तरह का नॉलेज रखो, क्वेश्चन किसी भी नेचर का हो सकता है, करना आना चाहिए। समझ में आ रही है हमारी बात? ये डन? चले आगे बढ़े, अब आ जाओ दोस्त आगे। तो सीक्वेंस से रिलेटेड हो गई तुम्हारी प्रॉपर्टी, समझ लो इसको। नहीं तो अभी सब ऊपर ऊपर जाएगा बेटा, सब कहानी चौपट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। ठीक। अब ये समझना कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? केवल और केवल दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? दो। ये मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट हमारा पी है, तो एक टेंजेंट हमारा क्या हो गया? पी ए हो गया, दूसरा टेंजेंट हमारा क्या हो गया? पी बी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से हर एक सर्कल के मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी वैसे तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं भाई, हर एक पॉइंट पे ड्रॉ कर दें, लेकिन किसी एक पॉइंट से बाहर से सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी दोस्त? इक्वल होगी। ये दो टेंजेंट हैं और दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। मतलब यहाँ से पी ए इक्वल टू क्या होगा दोस्त? टेंजेंट जो भी हैं, सिंगल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किए हैं, तो दोनों की लेंथ हमेशा क्या आएगी? आपस में इक्वल। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे मैक्सिमम दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब अगला, सेम कॉर्ड या सेम सेक्टर से या सेम सेगमेंट से सर्कल के सरकमफ्रेंस में जितने भी एंगल्स बनेंगे सब क्या होंगे दोस्त? इक्वल होंगे। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये वाला एंगल क्या है? बी है, ये एंगल क्या है? ये हमारा क्या है? सेक्टर सेगमेंट जो भी मानो, या कॉर्ड मानो, ए बी है। इसी सेम कॉर्ड सेम सेक्टर सेम सेगमेंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल्स बनेंगे सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इन सभी की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी दोस्त? इक्वल होगी। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल, जितने भी एंगल्स बनेंगे, फिलहाल यहाँ दो तीन हमने लिए हैं तो तीन हैं, बाकी चाहे जितने भी बनेंगे सबकी क्या होगी? जो मैग्नीट्यूड होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एंगल की, वो हमेशा क्या आएगी? इक्वल आएगी इससे। इसी के थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो थोड़ा सा इसमें और समझना कि अगर किसी कॉर्ड, किसी सेक्टर, किसी सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा हो, सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा हो, और सेंटर पे भी एंगल बना रहा हो। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है ओ, ये ए बी है। ए बी है कोई हमारा कॉर्ड, सेक्टर या सेगमेंट, सर्कल के सेंटर सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और सरकमफ्रेंस पे भी बना रहा है। सेम कॉर्ड या सेम सेक्टर या सेम सेगमेंट से सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस दोनों पे अगर एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल मान लो अगर यहाँ थीटा बन रहा है, तो सेंटर का एंगल इसका क्या होगा? जस्ट डबल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का सेंटर का एंगल डबल होगा, या यूं कह दें कि यहाँ का जो एंगल होगा, मतलब सेंटर का सरकमफ्रेंस वाला एंगल हाफ होगा। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा? यहाँ से देखो, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा दोस्त? एंगल ए ओ बी जो सेंटर पे एंगल बनेगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ सी होगा, या ए ओ सी इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी होगा। इन शॉर्ट ये समझो, इस सेम सेक्टर, सेम सेगमेंट, सेम कॉर्ड से सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, अगर सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है, तो सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा? डबल होगा। या क्या कह सकते हैं हम? सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होगा। मतलब अगर ये 60 है तो ये 30 आएगा, वो 15 है तो ये 30 आएगा। समझ में आई हमारी बात? एक रिलेशन ये बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं करने को, क्वेश्चंस मिलेंगे हमें करने को। समझ में आई हमारी बात? ठीक है, ये कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया सब? अगला, अगर
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे इसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्त? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस क्या हैं? सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहे हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ रहे हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हर एक वर्टिसेस इस क्वाड्रिलेटरल का सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएगा, और अपोजिट एंगल का सम कितना होगा दोस्त? 180 डिग्री का। या अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है? दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे और अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू बी क्या आएगा दोस्त? 180 डिग्री। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं हमारी बात? मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल का सम 180, और इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 ही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन? ठीक है, चलते चलते और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। फिर क्वेश्चंस देखेंगे, जहां जिस तरह के डाउट मिलेंगे उसको करेंगे हम लोग। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर मान लेते हैं एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है। अपने से ही बनाना पड़ेगा लगता है, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, चलो मान लो ये टच कर रहा है दोस्त, इंस्क्राइब्ड बोलते हैं इसको, समझ गए? इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्या बोलेंगे दोस्त? इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी क्लोज पिक्चर के अंदर है सर्कल। फुल लिख दे रहा यार ये चलता नहीं। इंस्क्राइब्ड है, INSCRIBD, इंस्क्राइब्ड सर्कल, ट्रायंगल का है ये। अगर बाहर होगा तो, मान लो इस तरह से है तो इसको बोलते हैं सरकमस्क्राइब। क्या बोलते हैं? क्या? सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर कोई क्लोज पिक्चर है। किसी क्लोज पिक्चर के अंदर सर्कल होगा तो उसको बोल देंगे इंस्क्राइब। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। ये वाली लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूज, जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है। हमसे पूछा जा रहा है इस सर्कल का रेडियस। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा, ये भी क्या होगा? रेडियस ही है। ये भी क्या होगा? हमारा रेडियस ही है। हमसे सर्कल का रेडियस पूछा जाएगा, तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट रिलेशन है, ध्यान रखना। इस केस में सर्कल का क्या होगा? रेडियस। सर्कल का जो रेडियस होगा, रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा? P प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस के हाइपोटेन्यूज 2 होगा दोस्त। माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा? 2। ये रिलेशन भी ध्यान रखना। इंस्क्राइब्ड सर्कल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सर्कल का रेडियस डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा पक्का, कोई दिक्कत? कर लेंगे हम लोग। इतने कॉन्सेप्ट पढ़ो, बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम लोग देखेंगे, करेंगे सम। कोई दिक्कत नहीं दोस्त? एक होता है कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने की, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। जैसे दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ, या दो सर्कल जो भी हैं टच नहीं कर रहे हैं तो भी, तो उनके बीच क्या भाई डिस्टेंस क्या है, या टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? क्वेश्चंस करेंगे तो बता देंगे, लेकिन फिर मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए दो सर्कल हैं, ये है और ये भी है। दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है या सेम दिख रहा है तुम्हें? अलग अलग मानेंगे, सेम होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लेते हैं ये है, इसका रेडियस कुछ और है, वाले का हमने बड़ा मान लेते हैं दोस्त, कैपिटल आर है। इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर क्या है? O2 है। अगर सेंटर को हम ज्वाइन करें तो कौन सी लाइन होगी दोस्त? ये होगी ना O1 O2,
ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा दोस्त, ये ध्यान रखना कि हाँ ज्वाइन कर रहे हैं टेंजेंट को रेडियस को। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट मतलब जो दोनों पे टेंजेंट है, क्या होगा इसका फॉर्मूला, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बता शुक्ला। अरे नहीं ये नहीं बता, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। चलो ठीक है, यहाँ देखो देखो, ये रूट में होगा दोस्त, हाँ देखो इनके, हाँ पता, हाँ हाँ ये तो ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, अलग अलग केसेस हैं दोस्त। ये लिखा है लास्ट में तुमने, ये सबसे लास्ट में, वो सबसे लास्ट में लिखा ये हाँ बेटा, दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है O1 O2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दो, बड़े माइनस छोटे या छोटे में से बड़े करेंगे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ आएगी। ये टेंजेंट है, ये वाली लाइन दिख रहा है आपको, ये है कॉमन टेंजेंट, इसी की लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग। तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला है, समझ गए। इस तरह से इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास सर्कल में है तो 9th-10th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आगे भी क्लासेस में हेल्प करेंगे ये, लेकिन 9th-10th सभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हें जितने भी हैं। बाकी कोई डाउट अगर रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको डिस्कस कर, ओके ठीक है फिर, ओके।